नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री देवेंद्र कुमार जी, जो वर्तमान में एसीपी ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशन हैदरपुर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने सन 1988 में दिल्ली पुलिस को एज रेडियो टेक्नीशियन ज्वाइन किया और करीब 37 साल के अपनी सेवा के सफ़र में उन्होंने कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशंस को अपनी सेवाएं मुहैया कराई। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके इस सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ द लाइफलाइन ऑफ अ रिलेशनशिप एंड वी वुड से कि कम्युनिकेशन इज़ आल्सो द लाइफलाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज। और आप कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशन हैंडल करते हैं। आपने 1988 में एज रेडियो टेक्नीशियन ज्वाइन किया था, तो क्या प्रेरणा रही दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने की? पहले मैं इतना बताना चाहूँगा कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ जी। तो टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ। और जहाँ तक पुलिस में आने का ताल्लुक है तो मेरे फादर जो थे वो एसीपी रिटायर हुए एग्जीक्यूटिव से जी। तो प्रेरणा तो पुलिस में आने की वहाँ से मिली, क्योंकि एक जो पुलिस का एक अपना कल्चर है, जो पुलिस की अपनी डिसिप्लिन है, वो एक चीज़ें जो हैं वो तो नेचुरली बात है कि फादर से आई हैं जी। और टेक्निकली साउंड में था और क्योंकि क्वालिफाइड हैं, टेक्निकली काम भी किए, तो वो एक प्रेरणा थी कम्युनिकेशन यूनिट में आने की। दूसरा, जब कम्युनिकेशन में 1988 में मैंने जब ज्वाइन किया जी। तो कम्युनिकेशन का अगर हम स्तर कहें तो बहुत ही एक आरएफ एक बेसिक में था और आरएफ टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक एडवांसमेंट नहीं थी जी। आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो बहुत चेंजेस आए, आरएफ में बहुत सारे चेंजेस आए, टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी बदल गई। अब आईपी नेटवर्क है टोटल, तो बहुत सारी कम्युनिकेशन में देखा जाए तो बहुत चेंजेस आए। किसी को अगर कम्युनिकेशन जो यूनिट है उसको ज्वाइन करना हो तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं? कम्युनिकेशन को अगर ज्वाइन करना है तो हमारे यहाँ पे 2 तरह के पोस्ट हैं जो एंट्री लेवल अगर हम कहेंगे तो एंट्री लेवल में एक हेड कांस्टेबल की पोस्ट है और एक एएसआई की पोस्ट है। हेड कांस्टेबल में हमारे लिए 12th है, 12th पास हैं जो आते हैं विद टाइपिंग और वो किसी भी उसमें हो सकते हैं। 12th बेसिकली साइंस, 12th बेसिकली साइंस एंड टाइपिंग स्पीड के साथ आते हैं, जो कि हमारे एज ए ऑपरेटर जो हम बोलते हैं वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट के लिए होते हैं। और दूसरा है हमारे पास जो एएसआई हैं वो डायरेक्ट टेक्नीशियंस के लिए आते हैं। उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कोई भी फील्ड है, बीट की एग्जीक्यूटिव की है या कोई स्पेशलाइज्ड यूनिट है दिल्ली पुलिस की, हर किसी के अपने अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं और उसका एक एवोल्यूशन का एक जर्नी रही है। तो जो कम्युनिकेशन यूनिट है उसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स या किस तरह का उसका कल्चर है, वर्क कल्चर है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस इट इज़ दैट वी प्रोवाइड टू दिल्ली पुलिस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये कि कम्युनिकेशन यूनिट जो है वो इंटायर दिल्ली में अगर कहें दिल्ली पुलिस में सिर्फ एक अकेली है जी। और कम्युनिकेशन यूनिट का मेन मोटिव यही है कि पूरी दिल्ली पुलिस को वो एक कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन एक प्रोवाइड कर सके इन एवरी मीन्स। अगर वायरलेस की बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करे, अगर लाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो लाइन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे, और अगर नेटवर्किंग की बात करें तो एक साइबर हाईवे नेटवर्क हमारा जो है जो कि हमारा अपना प्राइवेट नेटवर्क है पूरी दिल्ली को, जो दिल्ली पुलिस को कैटर करता है, उसको भी फिर हम कम्युनिकेशन यूनिट मैनेज करते हैं जी। जो हमारा जो सिस्टम्स हैं या जो इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस हैं विच यू टोल्ड कि एसएचओ लेवल से एंड देन पूरा जो हायरार्की है दे आर यूजिंग इट, तो इनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए या अनइंटरप्टेड जो कम्युनिकेशन लाइंस को रन करने के लिए हाउ वी गो अबाउट इट? देखिए, एक तो क्या है कि दिल्ली पुलिस, पहली बात तो ये कि दिल्ली पुलिस रिलाइज ऑन द कैप्टिव नेटवर्क।
जी। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक नेटवर्क पे जाते हैं, तो नेटवर्किंग हमारी खुद की होगी। तो हमारी डिज़ाइनिंग, किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग होती है तो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। जो भी फ्रिक्वेंसीज हम यूज़ करेंगे वो हमारी ऑथराइज फ्रिक्वेंसीज होंगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT इनसे हमारे लाइसेंस अप्रूव कराते हैं बाकायदा। और जितने भी स्पेक्ट्रम हम यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रम चार्जेस भी हम उनको जो है ईयरली हम उनको पे करते हैं। तो ये हमारा अपना नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कोई और तो एंटर कर ही नहीं सकता। पहली बात, जब सिक्योरिटी की आपने बात की, तो पहली बात हमारा सिक्योर नेटवर्क है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिक्योर नेटवर्क के बाद भी हम बहुत कई लेवल की सिक्योरिटी मैनेज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि M2M सिम, एक मशीन टू मशीन सिम है, वो हम यूज़ करते हैं। बिट इनक्रप्शन होती है, जो कि जैसे 256 की बिट की अगर इनक्रप्शन है, सिक्योरिटी लेयर है, वो भी हम यूज़ करते हैं। प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, तो एक दिल्ली पुलिस में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें हम अपने नेटवर्क को प्रायोरिटी कैसे देनी है। अब प्रायोरिटी, जैसे आपने कहा कि हायरार्की है, SHO से लेके DCP लेवल तक की हायरार्की है, तो नेचुरली बात है कि मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे अगर DCP अगर प्रेस टू टॉक है तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिले उस ग्रुप के अंदर। जी। इतने लंबे समय आप कम्युनिकेशन में रहे, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग आपके लिए कौन सा टाइम था, या विच यू फेल्ट कि यू फेल्ट कि आप यू वर एबल टू अचीव समथिंग, या बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने नॉर्मल काम से जो आपके लिए अलग हो? देखो, इंटरेस्टिंग में और चैलेंजिंग में ये दो ही मेरे ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं जिनको मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा और चैलेंजिंग भी रहा। पहला तो इसी मैंने जैसे कहा कि 4G एक LTE नेटवर्क, जो कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 4G LTE नेटवर्क जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 2023 में। उससे पहले हमारा सब वायरलेस कम्युनिकेशन ही है, और वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा कैप्टिव नेटवर्क है। इसमें चैलेंजेस ये थे कि ये पब्लिक नेटवर्क पे था और जो कि कमर्शियल बैंड पे काम करता है, तो वहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस ये थे कि हमारे सिक्योरिटी इशू आ गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अब ये कमर्शियल बैंड है, तो कमर्शियल बैंड पे हम सिक्योर कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, तो हम कैसे मैनेज करें उसको। तो इसके लिए फिर हमने जितने हमारे स्टेक होल्डर थे उन सबसे बात करी, जिसमें कि नेटवर्क उन्होंने एयरटेल ने डिज़ाइन किया था, एप्लीकेशन जर्मन से बना हुआ था, तो उन सबको हम लेके आए एक सेम प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे। फिर बात करिए हम किस तरह से इसको हेल्दी करें ताकि हम इसको सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। चैलेंजिंग मेरे लिए क्या रहा? चैलेंजिंग मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि जो हमने 100 नंबर से 112 पे स्विचिंग करी, दैट इज़ ए मोर चैलेंजिंग। दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट। ASI आपने दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया था, यू आर एन ACP नाउ। जो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम्स विद द चेंज ऑफ पोस्ट, आपने उनको कैसे, हाउ यू ट्रांजिशनड, और क्या अलग है व्हेन यू ज्वाइन एंड व्हेन यू आर हेडिंग अ पर्टिकुलर यूनिट, सेक्शन ऑफ अ यूनिट, उसको हाउ डिड यू गो अबाउट इट? देखिए, हर पोस्ट का एक चैलेंज अलग होता है, हर पोस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। ASI में अगर मैं कहता हूँ तो एक टेक्नीशियन की पोस्ट है। टेक्नीशियन में क्या होगा, उसकी एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिक्स काम है, उसने वो काम किया, वो गया, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अपना टाइम ख़त्म किया, मान लीजिए अगर 2 बजे तक उसका ड्यूटी है, 2 बजे उसने टाइम ख़त्म करी ड्यूटी और अपने घर चले गए। ऐसे ही जैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर बढ़ती चली जाती है, तो हमारा काम भी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। ये नहीं होता कि हमारी छुट्टी हो गई, छुट्टी तो होती ही नहीं है कभी भी। जवाब आप कहेंगे कि हमें 24 घंटे लाइव रहना पड़ता है। आज अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली गई, बढ़ती का कहने का मतलब ये है कि हमें जो टास्क दिया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है उस टास्क को मैंने कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है, ये मैनेज करना मेरा काम है। मेरे को ऑफिसर ने कहा ये काम करना है तो करना है, और वो भी एक टाइमलाइन के अंदर काम करना है, और वो करना ही पड़ेगा। अगर मेरे को टाइमलाइन ऊपर से अगर मुझे 5 मिनट का टाइम मिला है, तो नेचुरली बात है कि मुझे सिर्फ 3 मिनट का टाइम नीचे दूंगा, ताकि 2 मिनट में अपने लिए भी रखूंगा कि उसके अंदर क्या एडिटिंग करनी है, जो भी है, ताकि मैं उनको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। दिल्ली पुलिस में यूजुअली 24/7 वी आर बाउंड। जो कम्युनिकेशन यूनिट है, इसमें इज़ देयर फिक्स्ड शेड्यूल, और अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं
तो इज इट पॉसिबल इन हियर टू मेंटेन दैट बैलेंस? देखिए, आज की डेट में अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मैं आई एम सॉरी, मैंने कोई इनबैलेंस है मेरी लाइफ, अगर मैं कहें कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अगर कहें तो बिल्कुल इसलिए भी इनबैलेंस है क्योंकि आई एम ए पर्सन ऑफ ए वर्कोहॉलिक नेचर। तो उसके लिए क्या है कि मेरे लिए तो मेरा माइंड जो है वो ऑलवेज एक्टिव रहता है, घर पे भी मेरा एक्टिव रहता है इन वट एवर वर्क असाइन टू मी। जी, रिटायरमेंट के बाद सर आपका क्या प्लान है? रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला प्लान तो यही रहेगा मेरा कि ये जो इनबैलेंस है मेरा पर्सनल लाइफ का, पहले तो मैं इसे इम्प्रूव करूं क्योंकि यहाँ तो टाइम नहीं दे पाते वो। और दूसरा ये है कि मेरा एक थोड़ा सा एक मोटिव और है क्योंकि मेरी जो एक अभी पीछे मैंने देखा है कि हमारा जो साइबर का जो क्राइम का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा वेरी हाई हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। क्योंकि नेचुरली बात है, मैं ERSS में भी काम कर रहा हूँ तो वहाँ पता रहता है कि अमाउंट ऑफ कॉल किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। पब्लिक में एक जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है जो कि साइबर से रिलेटेड, कि उन्हें करना चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन वट एवर मीन्स अगर मैं इनको मोटिवेट कर पाऊँ पब्लिक को तो उसमें मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। सर, जो टेक्निकली जो पाइपलाइन में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अभी जो which could enhance our capabilities? अभी देखिए, दिल्ली पुलिस में जो अभी मेरे जो प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं हमारे, उसमें एक तो हमारा जो जैसे हमारा ERSS है अभी जो फिलहाल प्रेजेंटली वो ERSS 1.0 है और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है नेक्स्ट जनरेशन ERSS 2.0 ये हमारा इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। कोई भी टेक्नोलॉजी है नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, जो एक टेक्नोलॉजी से दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो स्पेस है दैट हैज़ गॉन डाउन। कि आज हम एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं और अब से 5 साल बाद वो कितनी रेलेवेंट होगी या कितनी रिडेंडेंट हो जाएगी। तो जब हम बी इट इन कम्युनिकेशन या एनीवेयर, तो हम कैसे प्लान करते हैं कि अगर हम आज के बाद हमें उसको मटेरियलाइज होने में 2 या 3 साल लगते हैं, देन इट इज़ यूजेबल, हमारे पास इंफ्रा है, सारी चीज़ें हैं और लेटर ऑन वो आगे 5 साल और रेलेवेंट रहे। तो हाउ डू यू प्लान ऑन दिस? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, पहले कोई किसी भी तरह का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हम ये लेके चलते हैं कि इसमें अगले 5 साल के लिए तो पहले ही हम तैयारी करते हैं कि 5 साल बाद कौन कौन सी चीज़ें हमारी एनहेंस होने वाली हैं या इसमें कौन कौन से अपडेट आने वाले हैं। तो हम क्या है कि उसमें जब स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करते हैं और वो स्पेसिफिकेशन में हम ऐसा नहीं है कि हम खुद डिज़ाइन करते हैं, हम तो डिज़ाइन करते हैं, प्लस हमें अगर कोई बाहर से अगर थर्ड पार्टी हमें हेल्प लेनी होती है जो भी, तो वो भी हम लेते हैं साथ में। हमारे उसमें IITian भी होते हैं, हमारे पास साइंटिस्ट भी होते हैं, उनको भी हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं और उस हिसाब से फिर एक हेल्दी एक स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन की जाती है। क्योंकि एक सिस्टम जब हमारे पास डिज़ाइन करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट उसने 10 साल तक रन करना है जी। एटलीस्ट हमें 10 साल तक के लिए, नॉर्मली जो हमारे भी जितने भी बड़े सिस्टम हैं हमारे, हम उनको 10 साल के लिए उसको बाउंड करके चलते हैं जी। आप जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर हैं और जो वो आर प्लानिंग टू कम इन टू दिल्ली पुलिस टू सर्व, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में आना चाहें, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक तो मुझे इतना पता है कि एक जो डिसिप्लिन जो दिल्ली पुलिस में आता है और एक वर्दी पहन के जो एक कॉन्फिडेंस आएगा वो शायद आम पब्लिक में नहीं होगा जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी आए तो कम से कम, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में यही प्लान किया कि किसी भी काम को करने के तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम उस काम को हम प्लान करें। तो मैं वही 2-3 चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। एक वर्क मैनेजमेंट पे काम करता हूँ, मैन मैनेजमेंट पे काम करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे काम करता हूँ। अब इन 3 थ्योरी पे हम काम करें अगर, तो हमारा काम आसानी से हो जाता है जी। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने जो हमारी ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशन यूनिट है इसके काम के बारे में हमें बताया और अपने अनुभवों को शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं देता है। थैंक यू।